जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का शाइन वाईटी क्लासेस में। हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। श्रीमान जी, मैं कहना चाहूँगा कि यह बात अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भारत में 1950 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में शुरू किए गए सामुदायिक विकास कार्यक्रम में शुरू से सक्रिय रहने वाले एक अनुभवी कार्यकर्ता की स्थिति से मैं उन कठिनाइयों को साफ साफ याद कर सकता हूँ जो हमारे विकास के मार्ग में आई, जिनके लिए बहुत से लोगों ने हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली को दोषी ठहराया। बहुत से विद्वानों और विशेषज्ञों, जिनमें कुछ इस देश के भी हैं, ने हमसे कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत विकास करने के प्रयास में हम एक असंभव कार्य कर रहे हैं और असफलता तथा निराशा के सिवाय हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। बहुधा यह कहने का एक फैशन सा हो गया कि लोकतंत्र विकास का विरोधी है और विकासशील देशों के लिए उनके विकास के शुरू के चरणों में यह अनुकूल नहीं होता। यह इस बात का उल्लेख भी किया जा सकता है कि उन वर्षों में बहुत से देश पहले विकास करने के नाम पर लोकतांत्रिक प्रणाली से हट गए थे। ये सब तथ्य है। मैं केवल इतिहास नहीं बता रहा, मैं इस भव्य सभा को बताना चाहूँगा कि विश्व भर में लोकतंत्र का एजेंडा अभी समाप्त नहीं हुआ है। संभवतः इस प्रणाली के सिद्धांत को सर्वत्र स्वीकार किया जाता है, परंतु यह स्वीकृति भी बिना शर्त नहीं है। अंततः किसी भी प्रणाली का बना रहना और उसका स्वीकार किया जाना इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें लोगों का भला करने की कितनी क्षमता है। यह बात शायद उन देशों पर लागू ना हो जहां लोकतंत्र जीवन का एक अंग बन चुका है और राजनीतिक प्रक्रिया सदियों से अपनी जड़ें जमा चुकी हैं, जिसके फलस्वरूप वहाँ यह प्रणाली आम बात बन गई है व उस पर किसी की आपत्ति नहीं है, परंतु अन्यत्र तत्काल लाभ के लिए इसमें काट छाट करने का लालच और लोकतंत्र का स्वांग रचने की प्रवृत्ति, जबकि वास्तविक सत्ताधीश इसे मुखौटे के रूप में प्रयोग कर रहे हों। इन बातों पर इस प्रणाली के वास्तविक समर्थकों को बैठकर सोचना चाहिए। इस समय इस विषय पर अनेक विचार सुनाई देते हैं, इसलिए शायद इनके बीच मेरा यह विचार समरस ना हो। मैं समझता हूँ कि विश्व का आधारभूत और सबसे अधिक आवश्यक कार्य लोकतंत्र को सुदृढ़ और सशक्त बनाना होगा। अध्यक्ष महोदय,
केंद्र राज्य संबंधों को बेहतर बनाने के नाम पर कई सुझाव और योजनाएं प्रस्तुत की गई हैं। यह विचार करना माननीय सदस्यों और निसंदेह मुख्यमंत्रियों का काम है कि क्या उनसे केंद्र राज्य सहयोग सुदृढ़ होगा या वे विवाद की कोई गांठ डालेंगे या उनसे देश की एकता मजबूत होगी या विभाजक प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलेगा। जो भी समस्याएं विद्यमान हैं या भविष्य में हो सकती हैं, उन्हें तर्क वितर्क या टकराव द्वारा नहीं बल्कि उनका संतोषजनक हल खोजने के लिए उन्हें संयुक्त प्रयास से ही सुलझाया जा सकता है। स्वाभाविक है कि कोई भी समाधान ऐसा नहीं है जो सभी पक्षों को पूर्ण संतोष दे सके, लेकिन हमारी कोशिश यह देखने की होनी चाहिए कि व्यापक हितों को किस चीज से संभव बनाया जा सकता है। राज्यों के बारे में जब कभी ऐसा कोई प्रश्न उठता है तो लोगों की भावनाएं सरलता से भड़काई जा सकती हैं। विशेष रूप से भाषा और धर्म के नाम पर या सीमा विवाद को लेकर अथवा पृथक राष्ट्र के चमत्कृत करने वाले नारे के साथ। इन सभी प्रश्नों का अधिकांशतः राजनैतिक पक्ष भी है, लेकिन उसका लाभ तभी उठाया जा सकता है जब वास्तव में किसी आर्थिक या अन्य शिकायत का कारण उपस्थित हो। और यहाँ जो अनेक प्रश्न उठाए गए हैं, उनमें से अधिकांश मामलों में मुख्य बात है पिछड़े क्षेत्रों की आर्थिक अवस्था या विकास की। इस दिशा में हम प्रयास करते रहे हैं और जहाँ कहीं विकास के मामले में कोई उपेक्षा या देर हुई है, वहाँ स्थिति में सुधार के लिए जो कुछ भी संभव हो सकता है करते रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर तेलंगाना का संदर्भ आया है और उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के क्रम में वहाँ के लोगों को आगे बढ़ाया जाए। यह एहसास पाया जाता है कि इस प्रकार की भागीदारी को और मजबूत बनाया जाना चाहिए। हम विभिन्न लोगों के साथ विचार विनिमय करते रहे हैं। मैं सहमत हूँ कि उस क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में पाए जाने वाले विवादों को तेजी से हल किया जाना चाहिए। कुछ सदस्यों ने समय समय पर भड़क उठने वाले सांप्रदायिक दंगों के बारे में जो तीव्र भावना व्यक्त की, उसे हम समझे हैं और हम स्वयं इसे गहराई से अनुभव करते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद के कार्य पर भी विचार करना था। स्टॉप।